हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूरवंश। जी हाँ दोस्तों, जो अफ़गानिस्तान का जो शासक था, शेर शाह सूरी जिसे कहते हैं, वही जो है उसी का वंश है सूरवंश। हम मुग़ल काल में जो है मतलब मुग़ल काल स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, और हमने बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा। अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं सूरवंश, और इसके बाद जो है लास्ट में हम हुमायूं का बचा हुआ कार्यकाल जो है उसमें हम देखेंगे, थोड़ा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण है, प्रश्न जो है अधिकतर यहाँ से आते हैं सूरवंश से। ठीक है, तो जो शेर शाह सूरी है उसका जन्म 1885 से 86 में हुआ। ठीक है, इसी दौरान हुआ। शेर शाह सूरी की जो वास्तविक नाम है वो फरीद खां है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीद खां है। किसका नाम है? शेर शाह सूरी का नाम है। ठीक है, वास्तविक नाम है। अभी कैसे पढ़ा उस पर भी हम देख लेंगे। शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है, शेर शाह क्या गया है? सूर वंश का संस्थापक है। इसके पिता जो है हसन खां है, और शेर शाह को शेर के नाम से भी जो है जाना जाता है, शेर खां के नाम से भी जो है जाना जाता है, पर इसका मूल नाम जो है फरीद खां है। ये भी इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद शेर शाह के बचपन का नाम फरीद है, जो कि अभी हमने देखा। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की जो है उपाधि दी। ठीक है, किसने दी? बहार खां के लोहानी, फरीद। ठीक है, बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को, ठीक है, शेर खां की उपाधि दी। अब फरीद कौन है? ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी की ही बात हो रही है, इसका वास्तविक नाम फरीद खां है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ वन चाहिए। 1539 में चौसा एवं 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह 1540 में दिल्ली का सल्तनती गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठा। कहने का मतलब ये कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न यही बनता है कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें से शेर शाह सूरी जीता। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें से कि शेर शाह सूरी या फरीद खां जो है जीता, लेकिन हम यहाँ शेर शाह सूरी ही बोलेंगे। ठीक है, वास्तविक नाम याद रखिएगा, पर यहाँ पे हम प्रोनाउंस उसका शेर शाह सूरी ही बोलेंगे। ठीक है, जिसके नाम से वो विख्यात हुआ। तो ये दोनों जो दोनों युद्ध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोनों युद्ध बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसे 1539 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये इसके पहले कब हुआ था? इसके पहले जब इब्राहिम लोधी वंश आया था तब हुआ था। अफगान वंश की मतलब दिल्ली राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब द्वितीय जो अफगान राज्य की स्थापना कब की गई? शेर शाह सूरी ने की। ठीक है, पहले लोधी वंश, अब जो है सूरी वंश। ये दोनों अफगानी थे, इसलिए जो है इन्होंने, ये कहा जाता है कि अफगान राज्य की स्थापना की। ठीक है, शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। अब चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ, पराजित किया एवं शेर शाह की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका था, लेकिन ये जो शेर शाह की उपाधि थी वो चौसा के युद्ध में हुमायूं से जीतने के बाद जो है शेर शाह सूरी ने धारण की है, शेर शाह की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसे कुछ विजय अभियान देख लेते हैं शेर शाह सूरी के। 1539 में रायसीन पर आक्रमण करके वहाँ के शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी। ठीक, अगला है 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता एवं कुंभा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना को पराजित किया। इस आक्रमण के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य हो चुका था। ठीक है, ये कहावत, ये कोटे होते हैं ना, ये कोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है, कहने का मतलब ये कि छोटी सी चीज़ के लिए जो है हमने पूरा साम्राज्य खो दिया, तो ये कहा जा रहा है। ठीक है, 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया, पर मालदेव मारा गया, लेकिन उसके जो सूबेदार थे राजपूत सरदार जैता कुप्पा, क्या था? कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानिस्तान को एकदम परास्त कर दिया। इस आक्रमण के बाद शेर शाह सूरी ने ये बात कही थी। ठीक है,
और अगला है 1545 में शेर शाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कलिंजर में शुरू किया। ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि हम एमपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ता हम सारे एग्ज़ामों के लिए रहे क्योंकि ये सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट पीसीएस हो पर, क्योंकि करंट में एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखें। तो 1545 में शेर शाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान जो है कलिंजर के विरुद्ध था किया, ठीक है। इस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात चल रही है, कीरत सिंह था। इसी अभियान में शेर शाह सूरी हुक्का नामक अग्नेयास्त्र से गोला फेंका, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर में गिर गया, जिससे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो बहुत बार पूछा गया है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसी हुई। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है हुई है युद्ध स्थल में गोला फटने से, ठीक है। 15, ये आखिरी था, कन्नौज कलिंजर सॉरी कलिंजर के विरुद्ध जो युद्ध किया उसमें मरा ये, ठीक है। और उसमें किसके, कलिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह था, ठीक है। कौन, कीरत सिंह। इसको याद रखिएगा। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए कुछ सुधारों के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। शेर शाह सूरी का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, यानी केंद्रीकृत था, यानी जैसे अभी जो है, तो दोस्तों जो शेर शाह सूरी के जो सुधार थे, तो इनका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत का मतलब सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति, मतलब केंद्र में ही स्थापित होना। उसको जैसे अगर हम बात करें अपने वर्तमान में, तो मान लीजिए कोई जैसे कि केंद्र, जो केंद्र सरकार है, सारा सत्ता उसके पास हो, राज्यों के पास कुछ ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें वो उसी के माध्यम से चले, तो वो केंद्रीकृत होता है, एक लिमिटेड निश्चित, ठीक है। पर उसका यही था, क्या था कि जो प्रशासन था वो अत्यंत केंद्रीकृत था, मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, ठीक है। मतलब शेर शाह सूरी ही सारा निर्णय लेता था, ये कहने का मतलब। तो केंद्रीकृत था, ठीक है। दूसरा है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। 47, अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 गवर्नमेंट्स में जो है उसने विभाजित किया था, ठीक है। शेर शाह ने बंगाल के सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया था, ठीक है। 19 सरकारों में जो है विभाजित किया था। सिकदार का पद जो है सैनिक अधिकारी था। ये ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी के साम्राज्य में या काल में सिकदार का पद क्या कहलाता है, तो वो सैनिक अधिकारी था। अब मुसीफान, यह एक न्यायिक अधिकारी था, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिकदार का पद सैनिक अधिकारी था। और मुसीफान यह क्या था, ये एक न्याय अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी था। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, ठीक है। जो अभी हम पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उसकी व्यवस्था कैसी थी, रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी में जो है अंग्रेज सीधे किसानों से जो है लगान लेते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही था, किसानों से सीधे संपर्क करके जो है कर लिए, प्रत्यक्ष कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये है लगान व्यवस्था। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छी, माध्यम और खराब, ठीक है। उत्पादन के आधार पर जो है उसने भूमि को विभाजित किया, ठीक है। इसके बाद फिर ये चीज़ें आई। जरीबाना क्या कहलाता था, भूमि सर्वेक्षण का शुल्क था। क्या, जरीबाना भूमि सर्वेक्षण का शुल्क था। और महासिलाना ये एक कर संग्रह शुल्क था, ये एक कर संग्रह शुल्क था। तो ये इस टाइप के जो वर्ड आते हैं इसको याद इसलिए रखा जाना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका उस समय पे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो गाँव में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए चौधरी एवं मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे कानून व्यवस्था स्थापित के लिए, ठीक है। शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण, अब देखते हैं, शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत बल दिया। शेर शाह सूरी ने क्या किया, सूरी मार्ग के नाम से विख्यात ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा ही जो है कराया गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने जो है इसका निर्माण करवाया है। अगला है, शेर शाह ने दाम कहे जाने वाले चांदी के नए सिक्के सिक्के जारी किए 18, और ये सिक्के 1835 तक जो है प्रचलन में रहे, ठीक है। दाम, शेर शाह ने दाम कहे जाने वाले, उसका नाम था दाम कहे जाने चांदी के सिक्के ने
चांदी के नए सिक्के जारी किए जो कि 1835, सोचिए बहुत दिनों तक जो है ये प्रचलन में रहा। शेरशाह ने रुपये यानी मुद्रा का प्रारंभ किया और एक व्यवस्थित डाक सेवा की शुरुआत की। अब ये प्रश्न जो है इतनी बार पूछा जा चुका है कि जो रुपए है वो किस शासक के दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा जो है ये चालू किया गया, तो वो है शेरशाह सूरी सूरी द्वारा। शेरशाह ने रुपए या मुद्रा का प्रारंभ किया और एक व्यवस्थित डाक सेवा व्यवस्था की जो है शुरुआत की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन था तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी चांदी का दाम नामक सिक्के चलवाए और चांदी का ही जो है रुपया चलवाया। तो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के चलवाए। ठीक है, कानून गोह ने शेरशाह सूरी के लिए कहा था वह बाजार से मुस्लिम अंदर से हिंदू था। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें भी बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कितना इम्पोर्टेंट था। उसी प्रकार ये चीज़ें भी जो है इम्पोर्टेंट है कि शेरशाह सूरी के लिए कहा गया था कि वह बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में अवस्थित है। ठीक है, और दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। ठीक, अब ये इतनी चीज़ें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी और यहाँ से प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं, तो इसलिए एक बार जरूर इस चीज़ को देखिएगा। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में मोहम्मद आदिल शाह एक अयोग्य एवं दुराचारी शासक था। उसने हेमू को अपना प्रशासन का संपूर्ण भार जो है सौंपा। हेमू, ये वही हेमू है जिससे अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, तो जब हम अकबर पढ़ेंगे तब उस चीज़ को जो है हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तथा हेमू मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रतिनियुक्त किया। ठीक है, यानी ये चाहते थे कि मुगल फिर से जो है हिंदुस्तान के बाहर निकले, तो उसने हेमू को जो है क्या किया, नियुक्त किया। और आदिल शाह के शासक बनने के बाद ही हेमू को जो है प्रधानमंत्री यानी उस समय का प्रमुख जो है बना दिया गया था। ठीक है, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली, बहुत महत्वपूर्ण है। हेमू ने किसकी उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली। पूछा जा सकता है हेमू ने किसकी उपाधि ली, तो हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था जिसका शासन बहुत ही अल्पकालीन यानी बहुत ही छोटा था। ठीक है, अंतिम जो है क्या था, वो हिंदू सम्राट था। अब यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा बचा हिस्सा हुमायूं का हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय हुमायूं जब सूर्यवंश स्थापित हुआ चौसा बिलग्राम के युद्ध के बाद से, तो हुमायूं कुछ दिनों के लिए बाहर, जैसे बोलते हैं ना आज की डेट में अंडरग्राउंड हो गया, यानी वो क्या हुआ, थोड़ा सा दूर रहा इस दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फिर से वो आया और उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1445 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर हमला कर कब्जा किया। ठीक है, 1400 नहीं होगा, 1500 होगा, सॉरी ये 1500 है, 1545 में। ठीक है, फरवरी 1555 में लाहौर का अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने, हुमायूं ने। और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, कितना, 1555 में। यह सतलज नदी किनारे किनारे पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां व ततार खां के बीच हुआ, जिसमें से हुमायूं की जीत हुई और मुगलों का अधिकार पंजाब पर जो है फिर से हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी सचमुच बहुत बलवान था, उसकी जो नीतियाँ भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसलिए जो है आज हम उसको उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वो मृत्यु हो गया तो सूरी वंश के जो शासक थे उतने अच्छे नहीं थे, यानी उतना मतलब योग्य नहीं थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से जो है हुमायूं हुमायूं फिर से जो है अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है जीत गया और वहाँ से जो है पंजाब पे अधिकार कर लिया। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, 1555 में ही। इसमें भी क्या है, अफगान और मुगल सेना के बीच हुआ, जिसमें अफगानों का नेता सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खान ने किया और अफगान सेना पराजित हो गई और जो है यहाँ से पूरी तरह से मुगल का फिर से जो है सत्ता स्थापित होने लगा। सरहिंद युद्ध की विजय के बाद भारत में सिंहासन पर एक बार पुनः जो है मुगल जो है शासन स्थापित हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हुमायूं जीवित है। अब इसके बाद 23 जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। ठीक, गद्दी पर बैठा। 27 जनवरी 1556 को के दिल्ली के किले दीन पनाह शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं का जो है दिल्ली में दफनाया गया। तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। ठीक है,
तो कैसे मरा? दीन पनाह शेर मंडल नामक पुस्तकालय लाइब्रेरी से गिर के मिला। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल का कौन सा शासक जो है दीन पनाह है पुस्तक शेर मंडल लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से गिर के मिला, या कौन दीन पनाह है से गिर गया, गिर के मर गया, या या मुगल काल का कौन सा शासक है जो कि सीढ़ियों से गिर कर मर गया। तो ये चीज़ जो वो ये चीज़ क्या है, इसका सभी का आंसर हुमायूं है। ठीक है, इसी चीज जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से जो है प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो इसलिए अब पूछे जाने की संभावना भी अभी है और पूछे जाएंगे। ठीक है, हुमायूं सप्ताह में 7 दिन तक 7 रंग के कपड़े पहनता था, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक है जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर बसाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु पर ब्रिटिश लेखक स्टैनले लेन पुल ने कहा कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खा कर गिर के मर गया। ठीक है, कहने का मतलब कि हुमायूं देखो, पहले हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया, तो फिर यहाँ वहाँ वो भागता रहा, बाद में फिर क्या हुआ, सीढ़ी दीन पनाह सीढ़ी से पुस्तकालय सीढ़ी से गिर कर मर गया, इसीलिए जो है उनको ये उनके बारे में ये कहा गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगा बेगा बेगम हाजी बेगम ने जो है शुरू किया। ठीक है, हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी, उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के लिए जीवन चित्रण हुमायूं नामा लेखक की रचना की। बहुत बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने की। ठीक है, कुल किसने की? गुलबदन बेगम ने की। ठीक है, तो हुमायूं नामा हो गया, एक बाबर नामा हो गया, और एक और है जो आगे हम पढ़ेंगे, तीनों की जीवनी है, फारसी में लिखी गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसकी बाबर की तुजु के बाबरी में थी, जिसे तुजु के बाबरी कहा गया। ठीक है, वो किस में थी? वो तुर्क उसमें थी, लेकिन ये फारसी में थी। ठीक है, क्या? बाबरनामा। और जो मुगल काल था उनकी जो भाषा थी फारसी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी जो है पूछा जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों इम्पोर्टेंट था, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत बार पूछी गई हैं, और इसी कारण जो है ये पूरा वीडियो के साथ साथ मैं आपको प्रश्न भी बताता चल रहा हूँ कि यहाँ से क्या चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि इस बार हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।